हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपका सोनू सैनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इस साल 11th-12th के साथ साथ IIT नीट की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है और इस वीक हम आप लोगों को 11th का ही सिलेबस स्टार्ट किया है, यानी कि 11th का IIT नीट बच्चों। तो हमने चला रखा आपके लिए चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टर्न पे आप लोगों ने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, एक सब एटॉमिक पार्टिकल अभी बचा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हम आज डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और बड़े ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके वो इसमें भी आता है 11th क्लास में भी। बहुत टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होता है अभी बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान से पढ़ना इसको, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए ध्यान से, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या था कि जब बहुत सारे साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, तो उनको कुछ एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से कुछ पार्टिकल एग्जैक्ट मिल पा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, पाई मैसोन मिला, न्यूट्रिनो मिले। ठीक है ना, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही थी जरा बताते हैं हम। आपने देखा होगा कि जो हम देखते हैं कि जो एग्जैक्ट चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, ठीक है ना, अब देखिएगा ये हमारे पास बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये हमारे पास एटम बना, क्लियर। तो ये जो शेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हम कर चुके हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट चार्ज का न्यूक्लियस पर डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा था। हम लोग कह रहे थे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन की वजह से ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। सही बात होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी एटम के मास में। किसमें बच्चों? एटम के मास में, एटॉमिक मास में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी जरा सुनिए ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे कि हमने हाइड्रोजन के केस में देखा, अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन का एटम है, क्लियर, 1H1। देखिए इधर समझाते हैं आपको ध्यान से प्रॉपरली। देखिए हमारे पास मान लीजिएगा कोई हाइड्रोजन का एटम है 1H1, आपको मालूम है इसमें प्रोटॉन भी 1, ठीक है जी, इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन भी 1, बट इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। न्यूट्रॉन 0 है बिकॉज न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, 1 - 1 = 0। तो हम हाइड्रोजन के केस में देख रहे थे, यानी कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, कि जो हाइड्रोजन का मास था वही एटम का मास था। बात क्लियर? यानी कि अगर हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड है तो एटम का मास भी 1 यूनिफाइड आ रहा था। बात क्लियर? 1 यूनिफाइड का मतलब प्रोटॉन का मास, 1 यूनिफाइड का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ाया था 6C12 के रिलेशन में हम किसी भी मास को यूनिफाइड मास कहते हैं। वैसे प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों, वो मालूम है आपको 1.6726 × 10⁻⁻24 kg होता है। इसको हम 1 यूनिफाइड के बराबर मान लेते हैं। बात क्लियर? ये प्रोटॉन का मास होता है। किसका मास होता है बच्चों? प्रोटॉन का मास होता है। तो जो प्रोटॉन का मास था बच्चों वही एटम का मास आ रहा था, तो हम लोगों ने मान लिया कि जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम देखें तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये 27 kg होता है बेटा, 24 तो ग्राम में होता है। अब इसके रिलेटिव ये तो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो हम इसके मास को कंसीडर नहीं करते थे। एटम के मास में हम इसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते थे। आप देख रहे हैं
40 का डिफरेंस है, 9.1 या 1.6 को मत देखिएगा, आप देखिए -27 और -31 को, तो इसके रिलेटिव तो नेग्लिजिबल है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में कोई कंसिडरेशन नहीं करते थे। तो हमने देखा कि जो प्रोटॉन का हाइड्रोजन 1h1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है, कि जो एक प्रोटॉन का मास है वही हाइड्रोजन एटम का मास है बच्चों, बात क्लियर। अब लेकिन इससे आगे देखा हमने कि जब हम आगे चले हमने देखा 11 Na बच्चों, ठीक है ना। अब हम सोडियम के केस में देखते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 11 हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है बच्चों, बात क्लियर, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, 11 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने देखा इसके केस में देखा कि जो न्यूट्रॉन है, जो सोडियम है, उसका मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर आना चाहिए, यानी कि हमारे पास 11 प्रोटॉन है, 11 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा एक प्रोटॉन के मास में, तो 11 इंटू 1 यूनिफाइड मान रखा, तो इंटू 1 यूनिफाइड जो भी आएगा वो एटम का मास आना चाहिए था, लेकिन बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो सोडियम का मास आ गया वो 11Na23, तो सोडियम का मास तो बहुत ज्यादा आ गया, यानी कि 23 इंटू 1 इसके बराबर आ गया, आई बात समझ में, यानी कि 11 2 जा 22, ये तो दुगने से भी ज्यादा आ गया, किसका, सोडियम के केस में, सोडियम एटम का मास। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, कि प्रोटॉन के मास पर इसका मास डिपेंड नहीं करता, या इलेक्ट्रॉन को तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया। तो यहां भी हमने देखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास पर इसका मास डिपेंड नहीं करता, आई वाज में इन केस ऑफ सोडियम, ये तो हाइड्रोजन का केस था। इन केस ऑफ सोडियम क्या हुआ कि जो एटॉमिक मास है, एटम का जो मास है, सोडियम एटम का मास है, वो 11 यूनिफाइड के बराबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। आया कितना बच्चों, आया इतना 23 इंटू 1, यानी कि 23 इंटू प्रोटॉन का मास, ये वाला मल्टीप्लाई करें इतना आ गया, यानी कि दुगने से भी ज्यादा आ गया, जबकि आना चाहिए था 11 प्रोटॉनों के मास के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम के अंदर, क्या बच्चों, इस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कोई और पार्टिकल भी है, कोई और पार्टिकल भी है, बात समझ में आती है, कोई और पार्टिकल है। तो फिर आगे रिसर्च चली धीरे धीरे, तो यही रीजन था कि हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, आपने देखा, देखिए ये एक कहानी की टाइप है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक एक कहानी है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक कहानी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं बच्चों। जैसे आपने देखा हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है ना, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया और नीचे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया बच्चों, एक बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जब इधर से कैथोड रेज आ रही थी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो गई, किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होगी। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होगी, तो इससे पता लग गया कि इन कैथोड रेज पर, किस पर बच्चों, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है, तो दे मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। फिर ऐसे ही हमने, ठीक है ना, दूसरे केस में देखा, हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हमारे पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज बेटा, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसके अंदर। फिर इधर से हमारे पास कैनाल रेज आई, क्या आई, कैनाल रेज, कैनाल रेज यानी कि विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, कैनाल रेज आई। तो कैनाल रेज किधर डाइवर्ट हो गई स्टूडेंट्स, कैनाल रेज नेगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो गई, और हमें पता लग गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद भी हमें एटम में ऐसा दिखाई दे रहा था कि देखिए इलेक्ट्रॉन का मास तुमने नेग्लिजिबल मान लिया, इसको तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। प्रोटॉन के मास, ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन तो इक्वल आ रहा था, बट बिकॉज इट डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन नहीं रखता। लेकिन सोडियम के केस में या 2He4 के केस में, ठीक है, ये कोई और भी एटम ले सकते हैं, उनके केस में क्या आ रहा था कि जो एटम का मास आ रहा था या तो दुगना आ रहा था या दुगने से ज्यादा आ रहा था। दुगना क्यों आ रहा था ये भी बताएंगे, दुगने से ज्यादा क्यों आ रहा था अभी रुकिएगा, ये भी बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा
कि हम लोग तो जो डिस्कवरी कर रहे थे उस समय, कौन डिस्कवरी कर रहे थे? जे थॉमसन और गोल्डस्टीन, यानी कि जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी बच्चों, ठीक है ना। तो उस समय देखते देखते ये क्या पता चला कि हम जो डिस्कवरी की हमने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि डाइवर्जन के केस में की, कि ये कैथोड रेज किधर मुड़ रही हैं, एनोड रेज किधर मुड़ रही हैं। लेकिन हम भूल गए, हम एक ही कॉन्सेप्ट पर लगे रहे। हमने देखा कि हमने मास को तो कंसीडर नहीं किया। तो आफ्टर कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बाद, जिसमें उसके बाद एक मोज़ले आए। कौन आए बच्चों? मोज़ले, एक साइंटिस्ट आए मोज़ले, ठीक है ना। मोज़ले ये आए 1913, यानी कि ये तो सब डिस्कवरी थी 18 के दशक की। किसके बच्चों? 18 के दशक की। अब 19 के दशक में कौन आ गए? मोज़ले आ गए। जो एग्जैक्ट चार्ज, क्या बच्चों? जो एग्जैक्ट चार्ज न्यूक्लियस पे डिस्कवर किया वो मोज़ले ने किया। किसने किया बच्चों? मोज़ले ने किया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहेंगे 100% करेक्ट के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर, और यही चार्ज होता है। और एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी की थी वो मोज़ले ने की थी। किसने की थी बच्चों? मोज़ले ने, इन 1913 में। तो जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की तो एग्जैक्ट चार्ज जो न्यूक्लियस पे दिया, आएगा क्वेश्चन, हो सकता हम टेस्ट में भी दे दें, जो एग्जैक्ट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की दिया वो मोज़ले ने दिया। किसने दिया बच्चों? मोज़ले ने दिया। अब एग्जैक्ट चार्ज जब मोज़ले ने दे दिया तो फिर देखा उसके बाद मास में डिफरेंस आने लगा। मास में क्या डिफरेंस आने लगा? जो भी आपको बताया। तो जैसे मास में डिफरेंस आया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, चैडविक। क्या है बच्चों? मोज़ले के बाद एक साइंटिस्ट आए, चैडविक। चैडविक आए 1932 में। चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। चैडविक आए बच्चों, चैडविक आए 1932 में, और इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। कैसे डिस्कवरी की? उन्होंने ये बताया कि भाई इन केस ऑफ हाइड्रोजन तो बराबर आ रहा है मास एटम का, बट इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स, अदर एटम्स ही बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन में कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल छुपा हुआ है। कि कौन सा छुपा हुआ है? कि हमने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी कर ली भाई, हमने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी कर ली भाई, और कोई एक पार्टिकल और है इसके अंदर जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ मास है। और मजे की बात, जिसका मास प्रोटॉन के मास से, जिसका मास प्रोटॉन के मास से कुछ ग्रेटर है, कुछ ग्रेटर है। भाई कैसे ग्रेटर है? क्यों? क्योंकि आपने देखा अगर प्रोटॉन के मास के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ एटम्स में जस्ट डबल आ रहा है, और कुछ में डबल से ज्यादा भी। देखिए इस केस में डबल से ज्यादा भी आ गया। अगर डबल आता तो 22 आता, लेकिन 23 आ गया। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कुछ हल्का सा ज्यादा होता है। कितना होता है अभी बताएंगे आपको चल के, ठीक है। तो ऐसे फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है अब बताते हैं। तो चैडविक ने क्या किया? कुछ लाइटेस्ट पार्टिकल ले लिए, बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल, जैसे बेरिलियम लिया। क्या लिया बच्चों? बेरिलियम लिया 4Be9 बच्चों, 4Be9। 4 इज द एटॉमिक नंबर, 9 इज द एटॉमिक मास। इस पे क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स, क्या बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कर दिया। अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है वो 2He4 होता है, यानी कि डबली पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नोन एज 2He4, ठीक है ना। अल्फा पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर बेरिलियम पर उन्होंने क्या किया? एक लाइटेस्ट एलिमेंट पर हीलियम का बम्बार्डमेंट कर दिया। और हीलियम का बम्बार्डमेंट करने के बाद क्या पता लगा कि हमें एक 6C12 मिला। क्या मिला बच्चों? 6C12 मिला। अब हम देखें 4 2 6, ये भी 6 है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है इसका मतलब, ठीक है जी। लेकिन एटॉमिक नंबर का सेम का मतलब क्या है कि चार्ज तो सेम है, लेकिन ये 9 4 13 और ये 12, इसका मतलब मास कुछ और पार्टिकल है। दो को मिला के एक बन गया, दो को मिला के एक बना, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ मास की कमी है, एक यूनिट मास की कमी है, एक यूनिट मास का एक कोई पार्टिकल और है। और 4 2 6 नीचे भी 6 और चार्ज लेस है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर था इधर का वो इधर का आ गया। और एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या होता है? चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब कोई चार्जलेस पार्टिकल है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, और जिसका नाम
0n1। कौन है बच्चों? ये न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 6 और मास की 1 की कमी थी, तो मास हमने इसको 1 दे दिया, तो 1 यूनिफाइड मास की कमी थी, 1 यूनिफाइड मास की कमी थी, तो हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला। और न्यूट्रल नाम होने की वजह से ही इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। जेम्स चैडविक ने इसका नाम न्यूट्रॉन दे दिया बच्चों। बात क्लियर? न्यूट्रॉन दे दिया। तो देखिएगा कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1932 में, ठीक है। जे थॉमसन और आपके गोल्डस्टीन ही इसमें लगे रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही पार्टिकल्स की डिस्कवरी करते रहे। लेकिन चैडविक ने हेनरी मोजले के बाद, क्या बच्चों, हेनरी मोजले के बाद, जब अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखा कि तो मास के अकॉर्डिंग भी कोई डिफरेंस आ रहा है, तो एटम के अंदर के एक सब एटॉमिक पार्टिकल और है जिसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं था। अब देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, ठीक है ना। देखिए दिस इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है कभी भी। देखिए केमिकल रिएक्शन तो ऐसे होती है, जैसे सिंपल हमने क्या किया, N2 का रिएक्शन 3H2 से करा दिया बच्चों, 2NH3 बन गया, 2NH3 बन। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, बट इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन, इट इज एटॉमिक रिएक्शन। क्या है बच्चों? ये एटॉमिक रिएक्शन। एटॉमिक रिएक्शन इज मोर डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है देन केमिकल रिएक्शन। क्यों? देखिए यहां पे दोनों के एटम टकराए, दोनों के न्यूक्लियस टकराए। क्या बच्चों? न्यूक्लियस टकराए। एटॉमिक रिएक्शंस हैं ये, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ठीक है। एटॉमिक रिएक्शन का पार्ट यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन है। दोनों के न्यूक्लियस टकराए, दोनों के न्यूक्लियस टकरा के एक नया न्यूक्लियस बना और एक सब एटॉमिक पार्टिकल बना, एक सब एटॉमिक पार्टिकल बना। जैसे कि हमारी मिसाइल्स होती हैं, एटॉमिक बॉम्ब होते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हमें न्यूट्रॉन मिला। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल एंड देन इट्स नेम इज गिवन न्यूट्रॉन बाय चैडविक एंड डिस्कवरी बाय चैडविक इन 1932। तो हम समझ जाते हैं बच्चों, ये इसका था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं समझता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से समझा करें बच्चों, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें बताते हैं आपको कि ये मास डबल क्यों आया, मास डबल क्यों आया। देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था, हमने जो पढ़ा पहले, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की जे थॉमसन ने की। किसने की बच्चों? जे थॉमसन ने की थी बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन। देखिए वैसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप जरूरी थोड़ी है कि आप नीट या आईआईटी ही क्वालिफाई करना हो आपको। अरे आपको यूपीएससी भी क्वालिफाई, नीट और आईआईटी की केमिस्ट्री तो बहुत हाई लेवल होता है, ठीक है। अब तो हम बेसिक से पढ़ के चलते हैं, ठीक, फिर हाई लेवल पर जाएंगे। लेकिन ये यूपीएससी है या एनडीए है या कोई अदर एग्जाम है या कोई बीएड है, जो टेट सेट वगैरह होते हैं या कोई पीएचडी का एग्जाम होता है, उसमें बेसिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है। वो यहीं से आते हैं, इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो एक एक चीज समझ के चलिए। आप ये माइंड में मत रखिए अरे सर ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, ये कहाँ आईआईटी और नीट में आने वाला। अरे मत आए, क्या हुआ, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, सीखना आपको सब पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तभी तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, क्या किसने बच्चों? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वो जेम्स चैडविक ने करी। किसने करी? जेम्स चैडविक ने की। बात क्लियर? देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, वो होता है 0.000548596 एग्जैक्ट मास होता है, और ये होता है एएमयू में। और एएमयू किसे कहते हैं बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू में इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, और जो प्रोटॉन का मास होता है आपने पढ़ा होगा 1.007276663, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों, वो 1.0086654 होता है बच्चों। आई बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, हमने कहा था इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लिया, तो देखिए 3 डेसिमल के बाद कोई वैल्यू बन के आ रही है तो हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। अगर आपको ठीक से एएमयू में याद रखना है तो आप इसको इतना 3 यहां तक भी याद रख सकते हैं, 3 डिजिट तक,
ठीक है ना। और ऐसे ही प्रोटॉन का मास जो होता है कितना होता है 1.00727 और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.00866। तो आप देख रहे हैं 3 डेसिमल पॉइंट तक देखिएगा, यहां भी 3 डेसिमल पॉइंट तक देखेगा तो हल्का सा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, हल्का सा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। तभी तो बच्चों आपने देखा था 11Na23 आई बात समझ में। तो 11 दूनी 22, ठीक है ना, 22 तो नहीं आ रहा था इसका, आई बात समझ में, 22 से भी ज्यादा आ गया, इसका मतलब तो न्यूट्रॉन का मास कुछ ज्यादा है। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे 17Cl35.5 होता है तो इसका तो जस्ट डबल आना चाहिए, जस्ट डबल आना चाहिए, कितना 34 आना चाहिए, लेकिन दुगने से ज्यादा कुछ आ गया क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है। वैसे हम देखें एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो केजी में लिख लेते हैं बच्चों। तो ये 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी 6.72। आप डेसिमल के 3 पॉइंट तक भी लर्न कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं क्योंकि नीट आईआईटी कोई भरोसा नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। देखिए एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, एग्जैक्ट मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है बच्चों 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। ग्राम में लेंगे तो माइनस के 24 माइनस के 24। तो आप जरा देखिए ध्यान से कितना डिफरेंस आ रहा है 726,749, यानी कि पॉइंट के तीसरे डेसिमल पर मास चेंज हुआ, नेग्लिजिबल मास ज्यादा है, उस नेग्लिजिबल मास के ज्यादा होने की वजह से ही ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास थे, ये जे थॉमसन ने डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। और बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत आपकी महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बच्चों, रदरफोर्ड ने की। किसने की, रदरफोर्ड ने, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की हम पढ़ा देते हैं रदरफोर्ड, क्या बच्चों, रदरफोर्ड ने की। ये गलत है बच्चों, ये आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है ना। अगर कोई थ्योरेटिकल बेस पे लिखना अपने 11वीं क्लास के नोट्स में तो लिख सकते हैं आप, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है जी, और उसमें गोल्डस्टीन भी है, रदरफोर्ड भी है, तो आप गोल्डस्टीन को प्रीफर करोगे, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की, बस यहां कंट्रोवर्सी है, प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने नहीं की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, ये ध्यान रखना। अगर दोनों आ गए तो हम इसको कंसिडर करेंगे, अगर ये नहीं आता, ये दिया है, तो फिर हम इसको रदरफोर्ड को लगाएंगे, ठीक बच्चों, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए अब हम इसके लेक्चर के बाद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे बच्चों की ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।